तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम साइकोपैथोलॉजी यानी कि मनोविकृति विज्ञान के ऊपर बात करेंगे, जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजी का सेक्शन 3 है। इसके अंदर आज हम डिस्कस करेंगे कि एंजाइटी डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, सिजोफ्रेनिया क्या है और पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स क्या है, और DSM-5 में इसको किस रूप में बताया गया है कि क्या टाइप्स है, उसके ऊपर एक नज़र डालेंगे। एंजाइटी डिसऑर्डर्स जो हैं उसमें पैनिक एंड फोबियाज, GAD, OCD और PTSD क्या है उसके ऊपर एक नज़र डालेंगे। और सिजोफ्रेनिया मीनिंग्स क्या है, टाइप्स क्या है, पैरानॉइड डिल्यूजनल डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, इसके ऊपर भी एक दृष्टि डालेंगे। और पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स यानी कि व्यक्तित्व विकृतियां जो होती हैं वह क्या है, मीनिंग, नेचर्स, टाइप्स क्या है और उनके ट्रीटमेंट क्या है, इसके ऊपर एक आज दृष्टि डालेंगे इस लेक्चर के माध्यम से। तो चलिए शुरू करते हैं साइकोपैथोलॉजी की आज के इस लेक्चर की। तो साइकोपैथोलॉजी यानी कि मनोविकृति विज्ञान। An early use of the term psychopathology dates back to 1913 when the book General Psychopathology was first introduced by Karl Jaspers, a German Swiss philosopher and psychiatrist. This new framework for understanding the mental experience of individuals followed a long history of varied attempts at making meaning out of abnormal experiences. तो साइकोपैथोलॉजी कार्ल जेस्पर्स की बुक के साथ में इंट्रोड्यूस हुआ ये टर्म। इसका नाम साइकोपैथोलॉजी था। इसका मेंटल एक्सपीरियंस और एबनॉर्मल एक्सपीरियंस के ऊपर इसका फोकस होता है इस विषय का। तो साइकोपैथोलॉजी है is a term which refers to either the study of mental illness or mental distress or the manifestation of behaviors and experiences which may be indicative of mental illnesses or psychological impairment. तो mental illnesses, mental distress और उन एबनॉर्मल बिहेवियर, मेंटल इलनेसेस, साइकोलॉजिकल इम्पेयरमेंट्स का अध्ययन है साइकोपैथोलॉजी। जैसा कि नाम से हम जानते हैं कि मनोविकृतियाँ जो होती हैं उसमें अध्ययन होता है एबनॉर्मल बिहेवियर, उनके कारणों का, और डिफरेंट टाइप के मानसिक रोगों का अध्ययन करने का एक शास्त्र है। इसको मानसोपचार शास्त्र भी कहा जाता है, मनोविकृति विज्ञान भी उसको हिंदी में कहते हैं, और एबनॉर्मल साइकोलॉजी यानी असामान्य मनोविज्ञान भी इसको कहा जाता है। तो साइकोपैथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एबनॉर्मल कॉग्निशन, behavior and experiences which differs according to social norms and rests upon a number of constructs that are deemed to be the social norm at a particular era. It can be broadly separated into descriptive and explanatory. Descriptive psychopathology involves categorizing, ठीक, तो दो टाइप्स की साइकोपैथोलॉजी की यहाँ बात है। डिस्क्रिप्टिव साइकोपैथोलॉजी categorizing, defining and understanding symptoms as reported by people and observed through their behavior. तो कैटेगराइज करना, डिफाइन करना उन सिम्टम्स के माध्यम से, उसको डिस्क्रिप्टिव साइकोपैथोलॉजी कहा जाता है। और एक्सप्लेनेटरी साइकोपैथोलॉजी होता है एक्सप्लेनेशन फॉर सर्टेन काइंड्स ऑफ सिम्टम्स अकॉर्डिंग टू थ्योरेटिकल मॉडल्स सच एज साइकोडायनामिक्स। और थ्योरेटिकल मॉडल के माध्यम से एक्सप्लेन करना, उनको एक्सप्लेनेटरी साइकोपैथोलॉजी कहा जाता है। तो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी और थ्रू अंडरस्टैंडिंग हाउ दे हैव बीन कंस्ट्रक्टेड बाय ड्राइंग अपॉन कंस्ट्रक्टिव ग्राउंड थ्योरी और इंटरप्रिटेटिव फेनोमोलॉजिकल एनालिसिस। ए practitioner in a clinical or academic field is referred as a साइकोपैथोलॉजिस्ट। और जो इसका प्रैक्टिशनर होता है साइकोपैथोलॉजी का, उसको साइकोपैथोलॉजिस्ट कहते हैं। साइकोपैथोलॉजी यानी कि मनोविकृति विज्ञान यानी कि मानसोपचार शास्त्र शब्द का कई अर्थों में उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसमें से एक अर्थ यह है कि मानसिक रोग, मानसिक विपत्ति तथा असामान्य व्यवहार का अध्ययन। इस अर्थ में साइकोपैथोलॉजी शब्द का मनोरोग विज्ञान के रूप में उपयोग होता है। पैथोलॉजी का रोग प्रक्रिया से लिया जाता। तो जो मानसिक रोग है उसका अध्ययन जो होता है साइकोपैथोलॉजी उसको कहते हैं। उसका वैज्ञानिक अध्ययन करना मानसिक रोगों का,
उसको साइकोपैथोलॉजी की संज्ञा दी जाती है। तो एंजाइटी डिसऑर्डर्स क्या है, दुश्चिंता विकृतियां उनको क्या कहा जाता है, क्या इनके टाइप्स हैं, तो DSM-5 में उनको किन टाइप्स में बताया गया है, बांटा गया है, उसकी बात करेंगे। तो एंजाइटी इज ए नॉर्मल रिएक्शन टू स्ट्रेस एंड कैन बी बेनिफिशियल इन सम सिचुएशन, क्योंकि एंजाइटी स्ट्रेस के प्रति होने वाला एक रिएक्शन है, तो चिंता होना आवश्यक भी है डेली उसके लिए, डेली यूजेस के लिए, हमारे दैनिक दिनचर्या को चलाने के लिए, हमारे नीड्स को फुलफिल करने के लिए, जो आवश्यक नीड्स है, नेसेसरी बातें हैं, उनके लिए तो ठीक है। इट कैन अलर्ट अस टू डेंजर्स एंड हेल्प अस प्रिपेयर एंड पे अटेंशन, ठीक है, वो डेंजर से अलर्ट करने के लिए, अटेंशन के लिए एंजाइटी होना ठीक है। लेकिन एंजाइटी डिसऑर्डर्स रिफर टू नॉर्मल फीलिंग ऑफ नर्वसनेस और एंग्जियसनेस एंड एक्सेसिव फियर एंजाइटी, ठीक। तो एंजाइटी डिसऑर्डर्स एक्सेसिव फियर और एंजाइटी का होना होता है, एक असामान्य भय का होना, एक ऐसा भय जो सामान्य न लगे। एक सामान्य भय होना तो ठीक है किसी वस्तु को लेकर, लेकिन जब वो एक सामान्य सीमा से बाहर हमें प्रतीत होने लगे, जब नोटिस में होने लगे कि ये कुछ अति है इस स्थिति में, तो उसको एंजाइटी डिसऑर्डर्स की संज्ञा दी जाती है, दी जा सकती है। तो एंजाइटी डिसऑर्डर्स आर द मोस्ट कॉमन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स एंड अफेक्ट नियरली 30% ऑफ adults at some point in their lives, but anxiety disorders are treatable and a number of effective treatments are available. Treatment helps most people lead normal productive lives. तो उसका टाइप जो सबसे पहला टाइप है वो जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, यू फील एक्सेसिव अनरियलिस्टिक वरी एंड टेंशन विद लिटिल और नो रीजन। को एक्सेसिव चिंता का होना, टेंशन होना जिसका कोई कारण नहीं दिखता है, जिसका कोई लॉजिकल कारण न हो, लेकिन एक्सेसिव फियर हो, चिंता हो, तो उसको GAD यानी जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर कहा जाता है। और दूसरा पैनिक डिसऑर्डर क्या है, यू फील सडन इंटेंस फियर दैट ब्रिंग्स ऑन ए पैनिक अटैक, अचानक भयभीत हो जाना और एक ब्रिंग्स ऑन ए पैनिक अटैक, तो वो एक इंटेंस फियर होता है, बहुत तीव्र भय होता है अचानक जो पैदा होता है, पैनिक अटैक जिसको कहते हैं। ड्यूरिंग ए पैनिक अटैक यू में ब्रेक आउट इन ए स्वेट, अचानक पसीना आ जाना, छाती में दर्द होना, बाउंडिंग हार्ट बीट, ठीक, और कुछ ज्यादा हार्ट बीट का बहुत ही ज्यादा तेज हो जाना, उसका महसूस कर पाना भारी कि इतनी तेज हार्ट बीट हो रही है, पैल्पिटेशंस जिसे कहते हैं। और समटाइम्स यू में फील like you are choking or having a heart attack, तो हार्ट अटैक आ गया इस टाइप का ऐसा फीलिंग हो जाना। सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर also called social phobia, this is when you feel overwhelming worry and self-consciousness about everyday social situations, you obsessively worry about others judging you or being embarrassed or ridiculed। तो सोशल एंजाइटी की भाई हमें कोई जज कर रहा है ऐसा फील होना, सेल्फ कॉन्शियसनेस होना, सोशल सिचुएशन में जाने में उसको डरना कि ये सोच करना कि भाई लोग बारे बारे क्या कहेंगे या क्या सोच रहे हैं, एम्ब्रेस फील करना, रिडिक्यूल्ड फील करना, तो उसको सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर कहा जाता है। और स्पेसिफिक फोबियाज जो होते हैं, विशिष्ट विशिष्ट जो दुर्भीतियां होती है, फोबिया होता है। एक सामान्य रूप में होने वाला भय को फोबिया नहीं कहते, जैसे कुत्ते से, बिल्ली से या किसी अन्य एनिमल से या किसी भी सिचुएशन में ना डर, उसको फियर और फोबिया में डिफरेंस भी हमें पता होना चाहिए। फियर है कि सामान्य रूप से भयभीत होना, जैसे कुत्ते को भौंकते हुए देखना आवश्यक है, हल्का सा डर होना तो सामान्य बात है। एक्सेसिव फियर होना एक इतनी दूरी में कुत्ता है कि जो हमें हार्म नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी हमें पसीने छूट रहे हैं, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे, हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज हो गई और हम उस रास्ते जा ही नहीं सकते, तो वो एक फोबिया का लक्षण हो सकता है। तो इस ढंग से हम उसको पहचानना चाहिए, उसका अंतर कर पाना चाहिए। तो यू फील इंटेंस फियर और स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट और सिचुएशन सच एज हाइट्स और फ्लाइंग, द फियर गोज बियॉन्ड व्हाट एप्रोप्रिएट एंड मे कॉज यू टू अवॉइड ऑर्डिनरी सिचुएशन। तो हमारी दिनचर्या को जो गड़बड़ा दे उसी को असामान्य व्यवहार कहेंगे। सामान्य व्यवहार तब आएगा जब हमारी दिनचर्या को प्रभावित करने लगे, हमारे मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने, हमारे वेलबींग को प्रभावित करने लगे, हमारे एडजस्टमेंट को प्रभावित करने लगे, तो उसको
फोबियाज की श्रेणी में लाते हैं। तो इसी प्रकार से एगोराफोबिया है, you have an intense fear of being in a place where it seems hard to escape or get help if an emergency occurs. For example, you may panic or feel anxious when on an airplane, public transportation or standing in a line with a crowd. ठीक है, तो पब्लिक प्लेसेस में जाने का जो भय है और ऐसी सिचुएशन में फंसने का भय जहां से लगता है उस व्यक्ति को, जिसको एगोराफोबिया है, कि यहाँ से इट सीम्स हार्ड टू एस्केप, यहाँ से कि मैं निकल नहीं पाऊंगा, बच नहीं पाऊंगा, वहां पर जो ऐसी फीलिंग आती है जैसे कि एयरप्लेन में होना, ये कह रहे हैं पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में होना, एकदम वहां से मूव होना बहुत मुश्किल हो, तो उसको एगोराफोबिया कहते हैं, इंटेंस फियर होना इसी जगह में जाने का। तो इसी प्रकार से अन्य जो है सेपरेशन एंजाइटी है। लिटिल किड्स आर्ट द only ones who feel scared or anxious when a loved one leaves. Anyone can get separation anxiety, so if you do, you will feel very anxious or fearful when a person you are close with leaves your side. You will always worry that something bad may happen to you, to your loved ones. Separation anxiety हमारे किसी भी ऐसे क्लोज वन से हमें हो सकती है, इससे दूर हो या हमारे पास न हो, तो हमें ऐसा फील हो कि उसके साथ कुछ बुरा हो गया या उससे बिछुड़ जाऊंगा। तो ये जो भाव है असामान्य भाव, सामान्य होना तो उसको नहीं कहेंगे, जो इंटेंस फियर है कि भाई आप फिर 24 घंटे उसी के साथ रहो या एक असामान्य व्यवहार का प्रदर्शन करो, तो उसको सेपरेशन एंजाइटी कहेंगे। और सेलेक्टिव म्यूटिज्म है, ये सब डिसऑर्डर की श्रेणी में ही आते हैं, एंजाइटी डिसऑर्डर्स के अंदर आते हैं। दिस इज ए टाइप ऑफ सोशल एंजाइटी इन विच young kids who talk normally with their family don't speak in public like at school. तो कुछ ऐसी जगहों में, खास जगहों में सेलेक्टिव म्यूटिज्म का मतलब किसी खास जगह में बोल पाने की असमर्थता है, कि असमर्थ हो जाता है व्यक्ति, या खासकर उन यंग किड्स में ज्यादा होता है। जैसे स्कूल में नहीं बोल पाते, पब्लिक प्लेसेस में हम बोल नहीं पाते, बिल्कुल एकदम चुप हो जाते हैं, एकदम म्यूटेशन, एकदम म्यूट हो जाने की स्थिति आ जाती है, उसको सेलेक्टिव म्यूटिज्म कहते हैं। सेलेक्टिव मतलब किसी विशेष जगहों में पर्सनली हम बोलते हैं, माता पिता से फ्रेंकली बोल पा रहे हैं, लेकिन पब्लिक प्लेसेस में या कुछ खास ही जगहों में नहीं बोल पाते, खास करके ये बच्चों में पाया जाता है डिसऑर्डर। उसके बाद मेडिकेटेड आता है, मेडिकेटेड इंड्यूस्ड एंजाइटी डिसऑर्डर्स, use of certain medications or illegal drugs or withdrawal from certain drugs can trigger some symptoms of anxiety disorder. तो ठीक है, जैसे रेगुलर मेडिकेशन लेना, ये भी एक मेडिकेशन इंड्यूस्ड एंजाइटी डिसऑर्डर हो सकता है। मेडिकेशन लेने से या ड्रग्स लेने से पैदा हो सकता है, या एक सडन छोड़ने से ड्रग लेना तब भी यह मेडिकेशन इंड्यूस्ड एंजाइटी डिसऑर्डर हो सकता है। तो इलीगल ड्रग्स लेने से, मेडिकेशन लेने से और कुछ ड्रग को छोड़ने से इस प्रकार की एंजाइटी जो पैदा होती है उसको मेडिकेशन इंड्यूस एंजाइटी डिसऑर्डर्स कहा जाता है। तो एंजाइटी डिसऑर्डर्स के जो टाइप्स हमने डिस्कस किए हैं, तो अब बात करते हैं नेक्स्ट की, कि सिजोफ्रेनिया क्या है। और जो इस टाइटल में फिलहाल यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जनरल एंजाइटी से हम बात करें, ओसीडी और पीटीएसडी यहाँ पर लिखा है, क्योंकि ये पहले तो एंजाइटी डिसऑर्डर की श्रेणी में लिया जाता था DSM-4 में, लेकिन अब जो नया वर्जन आ चुका है DSM-5, वहाँ पर ओसीडी और पीटीएसडी एक अलग टाइप के डिसऑर्डर हैं, अलग उसको अलग सेक्शन के माध्यम से, अलग ही हेडिंग के माध्यम से समझाया गया है, एक अलग ही सेक्शन उसमें बताया गया है। DSM-5 में ओसीडी को ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कहा जाता है, इसका भी मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाहूंगा। ओसीडी जिसको कहते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिसको हिंदी में मनोग्रस्तता बाध्यता कहते हैं, कि किसी भी काम करने को हम ऑब्सेशन कहते हैं, कि बार बार उस विचार का बुद्धि में आना, दिमाग में आना, उसको रोक नहीं सकता व्यक्ति। और कंपल्सन, उस कार्य को करने में बाध्य होना, उसको ऑब्सेशन एंड कंपल्सन कहा जाता है। और जब ये एक असामान्यता ले लेता है
यह व्यवहार या ये ऐसे आदत हमारी असामान्य रूप ले लेती है, उसको डिसऑर्डर की संज्ञा दी जाती है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कहा जाता है। जैसे जैसे कि इस बात का शौक होना कि मैं मकान का ताला बंद किया या नहीं किया। अब सामान्य व्यक्ति तो एक बार उसको शक हो सकता है, उसको चेक कर सकता है। तो जो सामान्य व्यक्ति होगा तो उसके दिमाग से वो चिंता दूर हो जाएगी कि नहीं ठीक है मकान का ताला बंद। लेकिन जो असामान्य व्यक्ति होगा, जिसको ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होगा, वो बार बार जाएगा और बार बार चेक करेगा। तो कहते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, सिर्फ बार बार हाथ धोने की प्रवृत्ति, ये डिसऑर्डर हो सकता है। या और भी कई प्रकार के डिसऑर्डर्स होते हैं, और भी है, होर्डिंग है, बहुत सी बातें, इसके भी टाइप्स हैं, एक अलग डिस्कशन का मैटर होगा। लेकिन जो सिलेबस में है या जो मोटा मोटा यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं इन विषयों को, वो यह है। और पीटीएसडी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, जब कहते हैं वर्ल्ड वॉर के टाइम में एक्यूट स्ट्रेस हो गए, पोस्ट ट्रॉमा के बाद में एक अचानक ट्रॉमा होता है, अचानक कोई हमारे साथ दुर्घटना हो जाती है, तो उसके जो आफ्टर इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं, कुछ समय बाद एक अचानक हमें स्ट्रेस के सिम्टम्स देखने को मिले, तो उसका देखिए पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, उस ट्रॉमा से पैदा होने वाला स्ट्रेस के जो सिम्टम्स हमारे अंदर आते हैं, तो उसको पीटीएसडी यानी कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर भी कहा जाता है, जिसको भी काफी एक विस्तृत अध्ययन किया जाने वाला विषय है। तो नेक्स्ट में बढ़ते हैं, वह सिजोफ्रेनिया। तो सिजोफ्रेनिया क्या है? तो एज पर द मायो क्लिनिक कहता है कि schizophrenia is a serious mental disorder in which people interpret reality abnormally। ठीक है ना? तो कोई व्यक्ति उसमें एबनॉर्मली बताएगा किसी बात को, एकदम एक पागलपन की जो स्थिति जिसको हम समझते हैं, वो सिजोफ्रेनिया के ही बीमार रोगी होते हैं। सिजोफ्रेनिया में रिजल्ट इन सम कॉम्बिनेशन ऑफ हेलोसिनेशन, उसमें विभ्रम होगा, अचानक नई नई चीजें दिखाई देंगी जो चीज है ही नहीं। डेल्यूजन होंगे, संभ्रांति हो जाएगी, अपने आप को कुछ ऐसा व्यक्ति को समझने लगेगा जो वो है ही नहीं, अस्तित्व से हटके कोई बात ही समझेगा, अपने आप को वैज्ञानिक समझे या कुछ ऐसी बात उसको लगने लगे, अपने आप को विशिष्ट व्यक्ति मानने लगे। और एक्सट्रीमली डिसऑर्डर्ड थिंकिंग, ऐसी थिंकिंग जिसका कोई सर पैर नहीं है, जिसका कोई तर्क नहीं है। ठीक है? behavior that impairs daily functioning and can be disabling, एकदम ये पागलपन की जो स्थिति है सिजोफ्रेनिया, उसको हिंदी में मनोविदालिता कहा जाता है। पीपल विद सिजोफ्रेनिया रिक्वायर लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट, लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट और केयर की आवश्यकता होती है। अर्ली ट्रीटमेंट में हेल्प गेट सिम्टम्स अंडर कंट्रोल बिफोर सीरियस कॉम्प्लिकेशन डेवलप एंड मे हेल्प इम्प्रूव द लॉन्ग टर्म आउटलुक। सिजोफ्रेनिया इन्वॉल्व्स a range of problems with thinking, बिहेवियर एंड इमोशंस। तो तीनों ही बातों में, थिंकिंग में, संज्ञान में उनकी प्रॉब्लम हो जाती है, व्यवहार में हो जाती है, और इमोशंस में प्रॉब्लम। तो जो मनोविज्ञान के तीनों ही हैं बिंदु हैं, एबीसी, अफेक्ट, बिहेवियर और कॉग्निशन। ठीक है? भावना, व्यवहार और संज्ञान तीनों ही रूप में प्रॉब्लम देखने को मिलती है सिजोफ्रेनिया के व्यक्ति में। साइंस एंड सिम्टम्स में वेरी बट यूजुअली इन्वॉल्व डिल्यूजन्स। साइंस और सिम्टम्स अलग अलग हो सकते हैं सिजोफ्रेनिया में, लेकिन जो मेजर जो इसमें सिम्टम्स हैं वो क्या है? डिल्यूजन होना, संभ्रांति होना, स्थिर भ्रांति का हो जाना, जैसे अपने आप कोई चीज में मानने, मैं वैज्ञानिक हूँ ऐसा मैं मानने लगूँ, या मैं भगवान का अवतार हूँ मैं ऐसा मानने लगूँ, ऐसा व्यक्ति ऐसा मानने लगता है, इसको सिजोफ्रेनिया होता है। डिल्यूजन के रोग से जो ग्रसित होता है। हेलुसिनेशन होना, विभ्रम हो जाना, जो चीज है ही नहीं वही दिखाई देना, कि मुझे मृत व्यक्ति दिख रहे हैं, उनसे मैं बात कर रहा हूँ, ये सब भाव आने लगना। और डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच, ऐसी बात जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता हो, शब्द अलग अलग निकलना, इसका कोई अधिक। हम देखते हैं पागल लोग जो टहलते हैं वो ज्यादातर सिजोफ्रेनिया से ग्रसित रहते हैं। एंड रिफ्लेक्ट एंड इम्पेयर्ड एबिलिटी टू फंक्शन, तो फंक्शन की एबिलिटी नहीं होती, काम करने की क्षमता नहीं होती। ठीक? तो एज पर WHO, सिजोफ्रेनिया is a chronic and a severe mental disorder affecting 20 million people worldwide। तो 20 मिलियन पीपल इससे ग्रसित है सिजोफ्रेनिया से, WHO कहता है। काफी गंभीर समस्या है, क्योंकि लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट, लाइफ लॉन्ग केयर की आवश्यकता होती है ऐसे व्यक्ति को। और जैसे भारत में हम जानते हैं कि कई लोग इस इलाज से वंचित हैं, मानसिक रोगों के। अभी भी हम दूसरे तरीकों से उसके इलाज ढूंढते रहते हैं। ठीक? तो सिजोफ्रेनिया
is characterized by distortions in thinking, perception, emotions, language, sense of self, and behavior. Common experiences include hallucination, hearing voices or seeing things that are not there, and delusions, fixed false beliefs. ठीक, जो चीज है ही नहीं उसका अनुमान होना, उन आवाजें सुनाई देना, देखना, हेलुसिनेशन, डेल्यूजन जिसको हमने कहा, वो सब होना. वर्ड वाइड सिजोफ्रेनिया एसोसिएटेड with considerable disability and may affect educational and occupational performance. ठीक, तो सिजोफ्रेनिया ट्रीटेबल है. ट्रीटमेंट एंड मेडिकेशंस एंड साइकोसोशल सपोर्ट इज इफेक्टिव. तो WHO कहता है कि ट्रीटेबल है सिजोफ्रेनिया, यानी कि हो गया तो कभी ठीक नहीं हो सकता. हमने पॉजिटिव रहना है. अगर हमारे किसी जानने वाले को सिजोफ्रेनिया है या मानसिक रूप से कोई बीमारी है, तो सिजोफ्रेनिया जैसा जब बीमारी ठीक हो सकता है, तो और भी बीमारियां ठीक हो सकती है. डिप्रेशन है और प्रकार की बीमारियां जो काफ़ी अभी के यंगस्टर्स को, युवाओं को, यूथ को और हर एज ग्रुप के व्यक्तियों को प्रभावित कर रही हैं. तो WHO कहता है घबराना नहीं है इस बात से. तो सिजोफ्रेनिया ट्रीटेबल है. ट्रीटमेंट विद मेडिकेशंस, दवाइयों के माध्यम से, मेडिसिन के माध्यम से. साइकोसोशल सपोर्ट इफेक्टिव होता है. मनोसामाजिक सपोर्ट का होना और मेडिसिन का प्रॉपर और सही तरीके से उसका ट्रीटमेंट होना, सही प्रकार से शेड्यूल वाइज उसको प्रदान करना, वो सब इफेक्टिव है और लाभकारी रहता है सिजोफ्रेनिया में. तो और जो इसमें बातें हैं, जो इसके टाइप्स हैं, और जो डिल्यूजनल डिसऑर्डर्स की बात है, तो डिल्यूजन की जैसे मैंने बात कर दी, संभ्रांति होना. ठीक है, पैरानोइया और डिल्यूजन. ठीक है ना. तो डिल्यूजन और पैरानोइया आपस में लगभग मिले हुए कॉन्सेप्ट है, क्योंकि अब DSM-5 में कुछ बहुत सी बातें बदल चुकी हैं, लेकिन फिर भी कॉन्सेप्ट की अगर बात करें तो पैरानोइया स्थिर संभ्रांति होता है, डेल्यूजन संभ्रांति होता है. डेल्यूजन और पैरानोइया एक ही बात है, एक ही चीज है. तो पैरानोइया एक काफी उसी की आगे बढ़ी हुई अवस्था है डेल्यूजन की, कि जैसे हमें संभ्रांति है, जैसे मैंने कहा कि वो वैज्ञानिक समझे खुद को या कोई अवतार समझे, डेल्यूजन होना, संभ्रांति होना. लेकिन पैरानोइया स्थिरता है, उसको उसी में जीवन जीने लग जाना, तो वो सब उसको पैरानोइड कहते हैं, पैरानोइया कहा जाता है. लेकिन अब DSM-5 में तो ये थोड़ा दूसरे रूप में हम इनको पढ़ते हैं. सिजोफ्रेनिया के भी टाइप्स जो है उनको बदल दिया गया है, कुछ प्रकार उनके चेंजेज आए हैं, तो उस रूप में उसको ज़्यादा समझेंगे. इसलिए जो DSM-5 के आधार पर ही हम एंजाइटी एंड सिजोफ्रेनिया डिसऑर्डर्स की हम बात कर रहे हैं, उसके आधार पर ही हम यहाँ इसको समझेंगे. तो पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स क्या है, व्यक्तित्व विकृतियाँ क्या है. तो एज पर साइकेट्री org मानते हैं कि पर्सनालिटी इज द वे ऑफ थिंकिंग. कि पर्सनालिटी सोचने का, फीलिंग और बिहेविंग का तरीका है जो व्यक्ति को डिफरेंट बनाता है, अलग. तो पर्सनालिटी सबकी सोचना, विचार और व्यवहार का एक तरीका है जो हमको अलग बनाता है. ठीक है. तो साइकोसोशल ऑर्गेनाइजेशन है हमारे गुणों का, हमारे व्यवहारों का एक समग्र रूप है, हमारा एक चेहरा है. ठीक है. जो व्यक्ति से व्यक्ति को भिन्न बनाता है, उसको पर्सनालिटी कहते हैं. इंडिविजुअल पर्सनालिटी इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्सपीरियंसेस, एनवायरनमेंट, सराउंडिंग लाइफ सिचुएशन जो है. ठीक है. और इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स, हमारी पर्सनालिटी हमारे एक्सपीरियंस से, हमारे एनवायरनमेंट और हमारे इनहेरिटेड जो विशेषताएं उनसे प्रभावित रहता है. ठीक. और पर्सनालिटी टिपिकली स्टेज द सेम ओवर टाइम. पर्सनालिटी में जो मूलभूत गुण है वो कभी बदलते नहीं. ठीक है. तो पर्सनालिटी डिसऑर्डर इज ए वे ऑफ थिंकिंग, फीलिंग एंड बिहेविंग दैट deviates from the expectation of a culture, causes distress or problem functioning and lasts over time. तो ठीक है. तो कल्चर से डिफरेंट लगने लगे हमारा व्यवहार. ठीक. और एक सामान्य व्यवहार से असामान्य व्यवहार प्रतीत होने लगे हमारा. पर्सनालिटी के जो हमारा व्यवहार है, पर्सनालिटी को हमारा डिफरेंट प्रदर्शित करे, तो पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स की श्रेणी में उसको लाएंगे. There are 10 specific types of personality disorders. Personality disorders are long-term patterns of behavior and inner experiences that differ significantly from what is expected. The pattern of experience and behavior begins by late adolescence and early adulthood and cause distress or problems in functioning. Without treatment के बिना पर्सनालिटी डिसऑर्डर कैन बी लॉन्ग लास्टिंग. तो पर्सनालिटी डिसऑर्डर का अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट न हो
तो लंबे समय भी चल सकता है। ठीक, ऐसा मानना psychiatry.org का। और पर्सनालिटी डिसऑर्डर अफेक्ट एट लीस्ट 2 ऑफ द ईज एरिया। और जब पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो जाए तो कम से कम ये 2 चीज जरूर प्रभावित हो जानी चाहिए, तब हम उसको कहेंगे कि व्यक्ति पर्सनालिटी डिसऑर्डर से ग्रसित है। और क्या है? वे ऑफ थिंकिंग अबाउट वन सेल्फ अदर्स। हमारा सोचने समझने का तरीका बदल जाना चाहिए। ठीक है ना? तो इस वाले अगर प्रभाव हो तो पर्सनालिटी डिसऑर्डर से। और वे ऑफ रिस्पॉन्डिंग इमोशनली जो हम रिस्पॉन्ड करते हैं, जो हमारा एक मेथड है, वो भी बदलता हो प्रतीत हो। वे ऑफ रिलेटिंग टू अदर, दूसरों से संबंध बनाना, उनसे जोड़ने की जो तरीके वो बदल जाए। वे ऑफ कंट्रोलिंग वंस बिहेवियर, अपने व्यवहार को, जो हमारा जो व्यवहार का मूलभूत तरीका है, हम किस रूप में अपने आप कंट्रोल करते हैं, कैसे बातचीत करते हैं। ठीक है, इफेक्टिव बिहेवियर और कॉग्निटिव लेवल पर हमारा कैसा तरीका है, कैसे हम हमारे गुण हैं, उन सब का अगर बदलाव आए, उसमें कंट्रोल करने की क्षमता बदलाव आए, तो पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स का उसमें प्रभाव माना जाएगा। तो पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स में कम से कम 4 में से 2 लक्षण होने चाहिए, तब उसको पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स की श्रेणी में लाते हैं। तो फाइनली तो नेक्स्ट जो स्लाइड है वो है कि DSM-5 ग्रुप्स पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स into 3 broad clusters that it refers to as A, B और C। A, B, C के रूप में DSM-5 इसको बताता है। पर्सनालिटी को क्लस्टर में पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स को लाया जाता है, उन डिसऑर्डर्स को जो इन्वॉल्व्स बिहेवियर दैट सीम्स अनयूजुअल है, एसेंट्रिक है टू अदर्स अकॉर्डिंग टू मेंटल हेल्थ अमेरिका MHA। क्या है? पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर, सीजोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर, सीजोटाइपल पर्सनालिटी। तो इसमें क्या है कि इन्वॉल्व बिहेवियर दैट सीम्स अनयूजुअल है और एसेंट्रिक टू अदर्स है। एक तो यूजुअल नहीं है, जो व्यक्ति जैसा व्यवहार करता है उससे हटके है, और दूसरों से एसेंट्रिक है। ठीक है, तो पैरानॉइड है जिसमें डिसऑर्डर्स के टाइप में, और सीजोइड है, और सीजो ट्रिपल पर्सनालिटी है। उसको क्लस्टर बी में क्या आता है? क्लस्टर ए में तो 3 आ गया। क्लस्टर बी में है डिसऑर्डर फीचर बिहेव दैट इज इमोशन से जुड़ा हुआ, ड्रामेटिक है और एरेटिक है। एग्जाम्पल इनपुट है एंटी सोशल पर्सनालिटी है। ठीक है, इसमें इमोशंस में है, और बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी है, हिस्ट्रायोनिक पर्सनालिटी है, नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स। और जो फाइनल क्लस्टर थीम है, कौन से पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स आते हैं? क्लस्टर थीम आते हैं एंग्जाइटी एंड फियर में। 2 मुख्य बातें हैं क्लस्टर थीम में, एंग्जाइटी और फियर अंडरलाई द बिहेवियर दैट ऑकर्ड विद क्लस्टर सी डिसऑर्डर्स। उसमें क्या क्या है? एंग्जाइटी और फियर मेजरली होते हैं पर्सनालिटी में। उसमें एवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स, डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स, और ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स। ठीक है, तो ABC के माध्यम से पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स को समझ सकते हैं। ठीक, तो पर्सनालिटी डिसऑर्डर सामान्य अर्थ में ये समझे कि पर्सनालिटी में जो चेंजेज आ जाए, अनयूजुअल बिहेवियर देखने को मिले, तो उसको पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स की श्रेणी में लाएंगे। ठीक है, तो इन 3 क्लस्टर्स के माध्यम से इनको हम बांट सकते हैं, समझ सकते हैं, जैसा कि नए मैनुअल DSM-5 में इस रूप में इसको बांटा गया है। और फाइनली बात करते हैं कि जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स एंड साइकोथेरेपी के ऊपर होगा, संज्ञानात्मक विकृतियां चिकित्सा के ऊपर होगा। जैसे कि हमने बात कर ली आज एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स की, सिजोफ्रेनिया के, पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स की, और OCD और PTSD की। ऐसे कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स भी हैं जो DSM-5 बताता है वो क्या है, उसके ऊपर एक विचार करेंगे, दृष्टि डालेंगे। और थेरेपीज क्या है उसके ऊपर बात करेंगे। ठीक, जैसा कि आप देख सकते हैं नेचर ऑफ कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स क्या है, ह्यूमनिस्टिक, एक्सपीरियंशियल एंड फ्राइडियन साइकोएनालिटिक थेरेपी क्या है, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच क्या है, फ्राइड साहब की जो साइकोएनालिटिक थेरेपी है वो क्या है, और किन किन डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने में वो हेल्पफुल है, और ग्रुप थेरेपी क्या है। ठीक, समूह चिकित्सा क्या है। तो सब बातों में नेक्स्ट लेक्चर में नजर डालेंगे। तो इसी प्रकार के लेक्चर्स के लिए हमसे जुड़े रहें, और क्लिनिकल साइकोलॉजी से रिलेटेड लेक्चर्स के लेक्चर सीरीज के लिए क्लिनिकल साइकोलॉजी यानी नैदानिक मनोविज्ञान नाम की इस प्लेलिस्ट को विजिट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।